बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एचआरएम का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआरएम क्या है, कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एचआरएम पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस को, और उसके बाद हमने स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे फॉलोइंग टॉपिक्स: द प्लानिंग प्रोसेस, एचआर प्लानिंग प्रोसेस क्या है, फोरकास्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जिसमें एचआर डिमांड फोरकास्ट टेक्निक्स हैं, एचआर सप्लाई फोरकास्ट टेक्निक्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे डाउन साइजिंग प्लान की और मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या रिक्विजिट है फॉर सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग प्रोसेस क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जिस तरह के कोई काम भी बगैर अगर प्लानिंग के शुरू किया जाए तो डेफिनेटली उसके चांस हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसी तरह जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस बनाते हैं तो उससे पहले हमें डिटेल जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हम डिटेल प्लानिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट होता है और जो एचआर फंक्शंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो प्लानिंग इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मेनली जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्लानिंग प्रोसेस नहीं करती, जिसकी वजह से ये होता है नॉर्मली कि उनको वर्क फोर्स सरप्लस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को वर्क फोर्स शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर प्लानिंग की हो, प्लानिंग क्या है कि एंटीसिपेट किया जाता है कि फ्यूचर में हम अभी कहाँ हैं और फ्यूचर में कहाँ होंगे और फ्यूचर में हमारी क्या नीड्स होंगी। तो प्लानिंग प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग प्रोसेस जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, तमाम जो एचआर फंक्शंस करने से पहले उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाए। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने से पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन है। तो प्लानिंग प्रोसेस हेल्प आउट करता है टू एग्जीक्यूट अदर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। प्लानिंग प्रोसेस कैसे, हम ये फ्लो चार्ट देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस का। तो आप टॉप पे देखें तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है, इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं, इन्वायरमेंट का स्कैन करते हैं। जैसे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है तो उसके लिए सॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स देखी जाती हैं। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हुए भी एक सॉट एनालिसिस किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को देखा जाता है, फैक्टर्स को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही एक अच्छा और इफेक्टिव प्लान बनाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ क्या है हमारी। उसके बाद एचआर प्रोग्राम्स हैं, जिसमें देखा जाता है कि एचआर डिमांड फोरकास्ट क्या है और एचआर सप्लाई फोरकास्ट क्या है, क्या डिमांड हमें होगी एचआर की इन फ्यूचर और क्या सप्लाई अवेलेबल होगी इन मार्केट। उसके बाद एक्चुअली जब ये प्रोग्राम्स बनाया जाता है, एचआर नीड्स फोरकास्ट की जाती है, एचआर सप्लाई फोरकास्ट की जाती है, तो इनको मीट करने के लिए एक्चुअली प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली जो होता है एक्शंस होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, एचआरपी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद है कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स, इसमें एक सरप्लस है और फिर शॉर्टेजेस है। वर्क फोर्स सरप्लस है फॉर एग्जांपल और ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये कर सकती है अगर प्रॉपर एचआरपी की हो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि हमें ये सरप्लस का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो प्रॉपर वेल इन टाइम एक प्लान बना सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस का प्रॉब्लम है तो उसमें ये कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हायरिंग को, न्यू हायरिंग नहीं करते। कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली ये है कि उनके पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से वो हायरिंग करते गए तो अब उन्हें वर्क फोर्स सरप्लस का प्रॉब्लम है। जितने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं
उतना काम नहीं है, तो सरप्लस को कैसे मैनेज किया जा सकता है कि हायरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दें, बैन कर दें। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अरसे पहले बैन लगा रहा फर्दर हायरिंग पे और रिक्रूटमेंट पे। या ये दूसरा ये कर सकते हैं, जो आवर्स हैं, वर्क आवर्स हैं, उन्हें रिड्यूस कर दिया जाए, या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जाए कि वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाए, ऐसे बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएं। पर्पज़ यही होता है कि उसको सरप्लस को कम किया जाए। या ले ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेरी किसी को ले ऑफ किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ को जॉब से। अगर इसी तरह शॉर्टेजेस हैं तो उसमें यह है कि वर्कफोर्स शॉर्टेजेस हैं, डेफिनेटली एक ही तरीका कार है कि उसके लिए आप न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे एंड सिलेक्शन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है प्लानिंग प्रोसेस। उसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है, देखा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज देखी जाती हैं, एचआर प्रोग्राम्स पे डिफाइन किए जाते हैं, एचआर नीड फोरकास्ट की जाती है, एचआर डिमांड सप्लाई फोरकास्ट की जाती है। उसके बाद प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उनकी कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम है। सरप्लस है तो हायरिंग को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिड्यूस आवर्स हैं, वीआरएस हैं, ले ऑफ्स हैं, शॉर्टेजेस हैं तो रिक्रूटमेंट करते हैं। ये प्लानिंग प्रोसेस के, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के मेन स्टेप्स हैं। हम इनको फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 स्टेप, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ये क्या है? एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल सिचुएशन। इसमें तमाम जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको देखा जाता है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कंट्री में। डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है लेबर मार्केट को डिफाइन करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर को डिटरमिन करती है। डेमोग्राफिक क्या चेंजेस आई हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंडस्ट्री में क्या आई हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, और इसी तरह जो है कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त किस किस्म की। ये जो फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज़रूरी होता है कि एचआर प्लानिंग करने से पहले, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करने से पहले, ये एचआर प्रोग्राम बनाने से पहले, उन्हें इम्प्लीमेंट करने से पहले इन फैक्टर्स को डिटेल से एनालिसिस किया जाए। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या आई हैं कंट्री में, डेमोग्राफिक चेंजेस क्या है, जैसे कि पाकिस्तान में जो है यंग पॉपुलेशन का जो रेशो ज़्यादा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, या और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इससे रिलेटेड, पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्या है, कि उससे अकॉर्डिंगली फिर बिजनेस ग्रोथ होती है, उससे देख के इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख के उससे डिटरमिन किया जाता है कि कितनी ग्रोथ करनी है। बिजनेस ग्रो करेगा तो उसकी वजह से वर्कफोर्स को हायर करना पड़ेगा, वर्कफोर्स शॉर्टेजेस होंगी, फर्दर एक्सपेंशन होगी बिजनेस की तो फर्दर हायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। तो फर्स्ट एचआरपी करने से पहले एक फर्स्ट स्टेप है उसका कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर प्लान। एचआर प्लान के जो हैं ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू प्रमोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने एचआरपी करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, तो देखना है आपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसकी अपनी फिलॉसफी क्या है, कि वैकेंसीज आया कि फिल करनी है फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रमोशन से करनी है और एक्सटर्नल मार्केट से एम्प्लॉय नहीं हायर करने। हाउ टू इम्प्लीमेंट डाउन साइजिंग प्लान, अगर सरप्लस है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना है, डाउन साइजिंग करने हैं, वर्कफोर्स रिड्यूस करनी है, तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा डाउन साइजिंग प्लान को। हाउ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडॉप्टिव एंड फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज को देखते हुए एचआर प्लान किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली एचआरएम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं।
अब हम बात करते हैं एचआर डिमांड फोरकास्ट की। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूचर वर्कफोर्स। जैसे कि प्लानिंग का पर्पस ये होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए फ्यूचर में क्या नीड्स होंगी, एचआर नीड्स क्या होंगी, सप्लाई क्या होगी। तो डिमांड है, एचआर की रिक्वायरमेंट है, उसको फोरकास्ट करने का मकसद ये होता है कि एस्टिमेट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगी, उनकी क्या एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल 3 और 5 इयर्स के बाद, और किस किस्म की क्वालिटी ऑफ फ्यूचर वर्कफोर्स उन्हें रिक्वायर होगी। हाईली टेक्निकल वर्कफोर्स चाहिए होगी या जस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, किस फील्ड के स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, किस किस्म के एजुकेशनल लेवल के लोग चाहिए होंगे, नॉलेज लेवल के लोग चाहिए होंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूचर वर्कफोर्स, इसमें क्वांटिटी देखी जाती है और क्वालिटी ऑफ फ्यूचर वर्कफोर्स देखा जाता है। In manufacturing concern, estimated sales volume converted into production plan that gives idea of working hours oblique number of workers. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तो डियर स्टूडेंट्स देखा जाता है कि प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड क्या रहा है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं या कितने मैन पावर आवर चाहिए होते हैं, वर्किंग आवर्स चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट या जितने यूनिट रिक्वायर्ड हैं। उसके अकॉर्डिंगली सेल्स को देख के डिटरमिन किया जाता है कि फ्यूचर में कितनी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगी। एचआर डिमांड फोरकास्ट मस्ट कंसीडर बोथ इंटरनल like budget constraints, production level, new products and services, employment policy, etc. And external factors, local and global competition, economy, political and legal conditions. So, ये स्टूडेंट्स एचआर डिमांड फोरकास्ट में दोनों फैक्टर्स देखने होते हैं, इंटरनल फैक्टर भी देखना होता है और एक्सटर्नल फोर्स फैक्टर्स भी देखने होते हैं। इंटरनल में क्या है कि हमारे पास बजट कितना है, कितने एम्प्लॉयज को हम अफोर्ड कर सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, प्रोडक्शन लेवल हमारा कितना है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड फोरकास्ट की जाती है। या न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट में क्या डिमांड है, या हम जो न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज देना चाह रहे हैं उसकी क्या मार्केट में डिमांड है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, टेम्परेरी एम्प्लॉयज रखने हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज रखने हैं, और इसी तरह देखना है प्रमोशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, और ये क्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, यंग जो है एजुकेटेड पीपल हायर करने हैं या एक्सपीरियंस पीपल हायर करने हैं। तो ये फैक्टर्स हैं इंटरनल साइड पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसमें देखा जाता है लोकल और ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन लेवल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, और लीगल कंडीशन, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है कंट्री में। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जिनको देखना पड़ता है एचआर डिमांड फोरकास्ट करते हुए। मींस ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए एचआर डिमांड फोरकास्ट की जाती है। एचआर डिमांड फोरकास्ट हेल्प्स टू क्वांटिफाई द जॉब्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ गुड्स और ऑफरिंग सर्विस। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्ट ऑफर कर रही है या सर्विस ऑफर कर रही है, वो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ जॉब्स चाहिए या एम्प्लॉयज चाहिए, वर्कर्स चाहिए जो इस सर्टेन लेवल ऑफ जो है प्रोडक्ट को, नंबर ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई डिजायरेबल स्टाफ मिक्स। अगेन जैसे मैंने आपसे बात की कि डिजायरेबल स्टाफ मिक्स क्या होगा, टेक्निकल पीपल ज़्यादा चाहिए या मैनेजमेंट के लोग चाहिए या मार्केटिंग के लोग चाहिए, किस किस्म के लोग, किस नॉलेज के लोग, किस स्किल्स लेवल के लोग हमें चाहिए। डिटरमिन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टाफ इन ईच डिपार्टमेंट। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एम्प्लॉय की नीड्स होती है, स्ट्रेंथ होती है, वर्कफोर्स डिमांड होती है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एचआर डिमांड नीड होती है। तो एचआर जो डिमांड फोरकास्ट है वो हेल्प करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट में कितने चाहिए होंगे, मार्केटिंग स्टाफ हमें कितना चाहिए होगा, एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए होंगे। तो जो एचआर डिमांड है वो फोरकास्ट हेल्प करता है कि एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टाफ इन ईच डिपार्टमेंट, कि ईच डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए होंगे। एंड प्रिवेंट शॉर्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। एचआर प्लान किया हो, एचआर डिमांड फोरकास्ट की हो, हमें पता हो कि हमारी ये नीड्स होंगी आफ्टर 3 इयर्स 5 ईयर, तो शॉर्टेजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमें पहले ही पता है कि इतने हमारी रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर, तो उसके अगेंस्ट हम हायरिंग शुरू कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट शुरू कर सकते हैं,
जिसकी वजह से कि शॉर्टेजेस फेस नहीं करनी पड़ती। वेल इन टाइम अगर प्लान बना हो, डिमांड फोरकास्ट की हो, तो उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया जा सकता है और मार्केट से टैलेंट हंट किया जा सकता है। किस स्पेसिफिक लेवल ऑफ नॉलेज के लोग चाहिए, किस फील्ड के लोग चाहिए, किस एक्सपर्टीज लेवल के लोग चाहिए, तो ये प्रिवेंट करता है शॉर्टेजेस। इसी तरह मॉनिटर कंप्लाइंस, इसी तरह वो लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करता है और मॉनिटर करता है कि आया कि लीगल कंप्लायंस, मोरल कंप्लायंस, सोशल कंप्लायंस हैं ऑर्गेनाइजेशन जब अपने वर्कफोर्स को रिक्रूट कर रही है, और ये हेल्प आउट करता है एचआर डिमांड फोरकास्ट। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोरकास्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। इसमें है मैनेजरियल जजमेंट्स, ये तो है बहुत ही आसान सा। इसमें है मैनेजर्स ब्रेनस्टॉर्म एंड डिसाइड द फ्यूचर डिमांड्स। इसमें कोई स्पेसिफिक कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज या इस तरह की कैलकुलेशन नहीं होती, बल्कि मैनेजर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, फोर्सी करते हैं कि फ्यूचर में हमें किस किस्म का हमारा मींस बिजनेस ग्रोथ होगी, कितनी होगी बिजनेस ग्रोथ हमारी, क्या प्रोडक्ट की जो है सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, क्या बिजनेस की जो हमारा वॉल्यूम होगा। और वो ब्रेन स्टॉर्म करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन का मैनेजर, डिज़ाइन डिपार्टमेंट का मैनेजर, आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजर। ये अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए मिल के ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, सोचते हैं और डिसाइड करते हैं हमें फ्यूचर में इतनी डिमांड होगी वर्कफोर्स की और इस डिपार्टमेंट में इतने इतने वर्कफोर्स चाहिए होगी। इन बॉटम अप अप्रोच लाइन मैनेजर सबमिट देयर फ्यूचर डिमांड्स। In top-down approach, top management decides companies and departments' future workforce demand. Dear students, इसमें दो हैं कैटेगरीज। बॉटम अप में होता है नीचे जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, जो किसी फंक्शंस को, किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं हमारी कितनी डिमांड होगी फ्यूचर में वर्कफोर्स की। अकॉर्डिंगली देखते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को अपनी बेसिस पे एक जजमेंट करते हैं और बताते हैं कि हमें ये हमारे डिपार्टमेंट में फ्यूचर में वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो वो अपनी जो है सबमिशंस वो सबमिट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि हमारी ये फ्यूचर में वर्कफोर्स डिमांड होगी। और टॉप डाउन में क्या होता है, रिवर्स होता है कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हम क्या स्ट्रेटजी है हमारी, हम कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंगली वो एक जजमेंट करते हैं, देखते हैं कि हमारी क्या लेवल ऑफ वर्कफोर्स चाहिए होगी हमें टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वो अपनी जजमेंट की, एक्सपीरियंस की बेस पे जजमेंट करते हैं और डिसाइड करते हैं कंपनी को ओवरऑल क्या चाहिए होंगे, वर्कफोर्स डिमांड को होगी टू मीट देयर प्रोडक्शन जो है उसकी रिक्वायरमेंट को, और हर डिपार्टमेंट की क्या फ्यूचर वर्कफोर्स डिमांड होंगी। ये तो है मैनेजर जजमेंट। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स कर सकता है, जैसे कि बॉटम अप में वो सबमिट करता है कि हमारी ये फ्यूचर में वर्कफोर्स डिमांड होगी। या एक है टॉप डाउन, उसमें टॉप मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे होते हैं, वो एक एनालिसिस करते हैं एनवायरनमेंट का और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हम फोर्सी कर रहे हैं ग्रोथ, उसके अकॉर्डिंगली वो एक डिटरमिन करते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कितनी वर्कफोर्स चाहिए होगी और क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट की वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट होगी। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड कैटेगरी इज क्विक एंड इजी वे टू फोरकास्ट डिमांड. Past ratio between sales volume and number of workers are reviewed to determine future need demands. रेशो ट्रेंड एनालिसिस इज ए वेरी क्विक एंड इजी वे टू फोरकास्ट डिमांड. इसमें क्या करते हैं कि पास्ट ट्रेंड देखते हैं, रेशो देखते हैं कि सेल्स का क्या रेशो है, मींस सीजनल अगर कोई डिमांड है तो देखते हैं कि किस मंथ में क्या डिमांड है प्रोडक्ट्स की, वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम कितना था, तो और कितने नंबर चाहिए थे, वर्कर्स ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए थे टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम या सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स. तो उसके अकॉर्डिंगली वो देखते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या डिमांड्स होंगी. अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारे फ्यूचर में जो है हमारी जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर अपने डिटरमिन करते हैं फ्यूचर डिमांड. तो इसमें जो मेन है वो पास्ट के जो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, रेशो को देखते हैं कि हमारा क्या सेल्स वॉल्यूम था, और
उसको कितने वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए थे टू प्रोड्यूस सर्टन अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिलीवर सर्विसेज, तो उसको सेल्स वॉल्यूम और नंबर ऑफ वर्कर्स को कंपेयर करके पास्ट रेशो की बेस पे फ्यूचर डिमांड्स को फोरकास्ट किया जाता है। नंबर थर्ड इज रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें डियर स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड वर्क साइज। ये रिग्रेशन जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक से जो रिलेशनशिप बताता है कितने सेल्स वॉल्यूम के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर होते हैं, तो उसको देखते हुए एक ड्रॉ लाइन होती है, तो उसके रिग्रेशन लाइन उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कितना सेल्स वॉल्यूम होगा और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए इस सेल्स वॉल्यूम के लिए, तो उस हिसाब से सेल्स वॉल्यूम को देखते हुए नंबर ऑफ वर्कर्स की जो डिमांड है उसको फोरकास्ट किया जाता है। नाउ वी डिस्कस स्टूडेंट वर्कफोर्स स्टडी टेक्निक्स क्या है। इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड बाय डिटरमिनिंग लेंथ ऑफ ऑपरेशंस एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होगी टू डिटरमिन बाय डिटरमिनिंग लेंथ ऑफ ऑपरेशंस, कितने लेंथ ऑफ ऑपरेशंस हैं एंड कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लान्ड आउटपुट फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी ने एक आउटपुट जो है प्लान की है कि 20,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 आवर्स चाहिए होते हैं, उसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं प्लान आवर्स फॉर द ईयर, और हम देखते हैं कि प्लान आवर्स जो है लेंथ ऑफ ऑपरेशन हमारा साल में इतने जो है आवर्स हैं जो हम काम करेंगे वो हैं 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्टिव आवर्स पर मैन, कि एक आदमी जो है 2000 आवर्स काम करता है अलाउंग नॉर्मल ओवर टाइम, ओवर टाइम को भी इसको देख के कंसीडर करके, एब्सेंट रेट को भी देख के, आइडल टाइम को, रेस्ट टाइम्स को देख के, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो नेक्स्ट ईयर हमें एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 5 है, तो मीन प्लान आवर्स फॉर द ईयर है, और हम 1 लाख आवर्स जो है ईयर में लेंथ ऑफ ऑपरेशन है, वर्किंग आवर्स हैं हमारे, और जो एक आदमी है उसकी प्रोडक्टिव आवर्स पर मैन है, एक आदमी 2000 प्रोडक्टिव आवर्स है पर ईयर, तो उसको देखते हुए एब्सेंट टाइम को, आइडल टाइम को, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें डायरेक्ट लेबर जो रिक्वायर होगी टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट इन अ ईयर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, प्लान्ड आवर्स फॉर द ईयर एंड प्रोडक्टिव आवर्स पर मैन, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड हमें होगी 50। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्कफोर्स स्टडी टेक्निक है, ये जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, जहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल है कि आप प्लान करते हैं कि इतने यूनिट हमने प्रोड्यूस करने हैं, ये हमारे जो है प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो उसको देखते हुए पर आवर जो हम देखते हैं कैलकुलेट करते हैं, एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हुए स्टैंडर्ड आवर्स कितने चाहिए होते हैं, और इसके बाद हम कितने आवर्स काम करेंगे वर्किंग आवर्स इन अ ईयर, और एक आदमी कितना प्रोडक्टिव आवर्स देता है 2000, तो उसकी बेसिस पे यूनिट जो प्रोड्यूस करने हैं प्लान आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इतने नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड होंगे। जैसे इस केस में हमने देखा कि 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 50 डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डेल्फी टेक्निक है, एक्सपर्ट्स एस्टिमेटेड एचआर नीड्स। इसमें डेल्फी में होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं एचआर के, और या अपनी अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फ्यूचर ट्रेंड्स को देखते हुए वो एक देखते हैं कि क्या मार्केट में चेंजेस आएंगी, क्या प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आएंगी, या क्या हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे एक्सपर्ट जो हैं वो डिटरमिन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं मार्केट में, ट्रेंड्स में चेंजेस आ रही हैं, उसको देखते हुए एचआर नीड्स को एस्टिमेट करते हैं। तो डिफरेंट जो फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे एचआर नीड्स की एस्टिमेशन ली जाती है। द रिस्पॉन्सेज आर समराइज एंड देन सेंड अगेन टू एक्सपर्ट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। हर एक से एचआर नीड्स की एस्टिमेशन ली जाती है एक्सपर्ट से, और उनको फिर समराइज किया जाता है कि किसने क्या एचआर नीड्स एस्टिमेट किए हैं। और अगर देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल
6 एक्सपर्ट से हमने डेल्फाई ओपिनियन लिया, टेक्निक के डेल्फाई टेक्निक के उसके थ्रू ओपिनियन लिया कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स होंगे, उसकी बेसिस पे आप क्या एचआर नीड्स एस्टिमेट करें। 5 में से तो जो 6 में से 5 हैं जो उन्होंने एक तरह का रिस्पांस दिया, ऑलमोस्ट उनकी जो है रिस्पांस मैच कर रहे हैं, मगर एक फॉर एग्जांपल उसकी की जो है फॉर एग्जांपल वो दूसरे जो ग्रुप से है जो 5 पीपल हैं उनसे काफ़ी हट के उसकी डिफरेंट किस्म की एस्टिमेशन है। तो हम उसे दोबारा भेज देते हैं कि आप बताएं आपने ये किस बेसिस पे कहा कि एचआर नीड्स ये होंगी, तो वो फिर वो क्लैरिफाई करता है। तो ये चलता रहता है प्रोसेस, जब सारा एक जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप है वो एक कंसेंसस पे पहुंच जाए। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कंसेंसस रीच और ओपिनियन बिगिंस टू मैच। जहाँ पे ओपिनियन और कंसेंसस मैच होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है, और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेल्फाई टेक्निक से कि क्या फ्यूचर ट्रेंड्स में चेंजेस आएंगी, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, क्या बिजनेस में चेंजेस आएंगी, क्या बिजनेस में ग्रोथ होगी, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नीड्स क्या हैं, उनके रिस्पॉन्स को लेके समराइज करके, और अनटिल अनलेस जब एक कंसेंसस और ओपिनियन बिल्डअप होना शुरू हो जाए तो इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है, और उसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एचआर नीड्स क्या होंगी हमारी। न्यू वेंचर एनालिसिस यूजफुल फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स। एस्टिमेटिंग एचआर नीड्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज इन सेम बिजनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू वेंचर एनालिसिस। कोई ऑर्गेनाइजेशन नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, नई कोई मार्केट में जाना चाह रही है, नई प्रोडक्ट ऑफर करना चाह रही है, तो वो देखती है इस किस्म के बिजनेस में और जो कंपनी में ऑपरेट कर रही हैं उनके जो कंपेटिटर्स हैं उनको देखते हुए, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कर रही हैं उनको देखते हुए, उनका एनालिसिस करते हुए उसकी बेसिस पे अपनी एचआर नीड्स को फोरकास्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी स्टार्टिंग कोल माइन ऑपरेशन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर पर्सनल नीड्स बाय एनालाइजिंग द वर्कफोर्स डिमांड ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्री। कोल माइन ऑपरेशन शुरू करना चाह रही है कोई कंपनी, तो देखती है कि कितने वर्कर्स, कितने जो है उनकी प्रोडक्टिविटी है और उनका सेल्स वॉल्यूम क्या है, और उसको देखते हुए तो नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसको देखते हुए जो ऑलरेडी कंपनी ऑपरेट कर रही होती है इंडस्ट्री में, तो उसकी बेसिस पे हम उसकी देख सकते हैं कि हमारी एचआर नीड्स क्या होंगी बेस्ड ऑन आर जो है प्रोडक्शन लेवल और प्रोडक्शन और सर्विसेज नीड्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है डियर, जितना सिमिलरिटीज़ होंगी एग्जिस्टिंग बिजनेस की और जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उतनी ही एस्टिमेशंस में एक्यूरेसी आएगी। तो इसमें जो नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो ऑलरेडी जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं, उनकी एचआर नीड्स को देखते हुए बेस्ड ऑन देयर बिजनेस वॉल्यूम हम ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू वेंचर अपनी एचआर नीड्स को फोरकास्ट कर सकती हैं। Dear students, after demand forecast, next step is to consider the availability and ability to procure the required number of workers employees. अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड फोरकास्ट की, हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो उसकी बेसिस पे जब डिमांड फोरकास्ट हो जाती है तो एक इम्पॉर्टेंट है कि उसकी फिर एचआर सप्लाई फोरकास्ट देखनी होती है कि ये तो हमारी डिमांड होगी वर्कफोर्स की इन फ्यूचर, तो हमें कहाँ कहाँ से सप्लाई आएगी और कितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से सप्लाई, या सप्लाई फोरकास्ट क्या होगी। अवेलेबिलिटी इसमें देखी जाती है कि मार्केट में जो वर्कर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, किस फील्ड के, किस नॉलेज लेवल के लोग हम ढूंढना चाह रहे हैं। अगर आईटी प्रोफेशनल देखना चाह रहे हैं तो इसमें जॉब मार्केट इस वक्त क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स इस वक्त मार्केट में क्या है, और इसी तरह कंपनी अपनी एबिलिटी देखती है टू प्रोक्योर कि हम जब इन वर्कफोर्स को हायर करेंगे तो हमारी अपनी क्या एबिलिटी है, हमारे अपने क्या बजट्स हैं कि हम इनको प्रोक्योर कर सकें, मार्केट से हायर कर सकें वर्कफोर्स को to required number of workers and employees. In supply forecast, availability of kind and number of workers from both inside and outside sources are measured. Important कि इसमें जो होता है सप्लाई जो होती है वो देखी जाती है कि हमारे एक तो होता है इंटरनल कंपनी की तरफ से क्या क्या अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स हो सकती है, क्या सप्लाई फोरकास्ट हो सकती है, जैसे प्रमोशन के थ्रू कुछ जॉब्स जो हैं फिल की जाती हैं। इसी तरह फिर देखा जाता है कि एक्सटर्नल मार्केट्स में, एक्सटर्नल साइड पे हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल हो सकते हैं कि और क्या उनका वेज रेट है, और इस तरह तो हम दोनों इनसाइड और आउटसाइड सोर्सेज को देखते हुए हम देखते हैं कि हमारी क्या सप्लाई होगी फ्यूचर में एचआर की। इन बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई फोरकास्ट आर,
प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़। जब फोरकास्ट किया हो सप्लाई का तो इससे ये होता है कि शॉर्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उससे बचा जा सकता है। हमें पता होगा कि ये हमारी डिमांड है फ्यूचर में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर इनसाइड से ऑर्गेनाइजेशन से कोई अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स है उसको भी आइडेंटिफाई वेल इन टाइम किया होता है, या एक्सटर्नल साइड से भी किया होता है, तो इस केस में हम शॉर्टेजेस से बच सकते हैं। असेस एग्जिस्टिंग स्टाफिंग लेवल। तो दूसरा बेनिफिट डियर स्टूडेंट्स ये है कि एग्जिस्टिंग जो स्टाफिंग लेवल है उसको असेस किया जाता है, देखा जाता है हमारे पास किस किस्म का स्टाफ इस वक्त अवेलेबल है। फिर क्लैरिफाई स्टाफ मिक्सेस फॉर फ्यूचर। इस तरह हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमें किस किस्म के जो है प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे। क्वांटिफाई द पोजीशंस एंड पीपल अवेलेबल इन फ्यूचर। तो उसकी बेसिस पे एचआर जो सप्लाई फोरकास्ट है उसका एक बेनिफिट ये है कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि किस किस्म की पोजीशंस अवेलेबल होंगी और किस किस्म के हमें पीपल अवेलेबल होंगे इन फ्यूचर फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है एचआर ऑडिट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स एंड एबिलिटीज। इसी तरह जब एचआर सप्लाई फोरकास्ट करनी होती है तो इसके बेनिफिट्स हमने देखे क्या क्या है। प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ एम्प्लॉय, assess existing level of staffing level, clarify staff mixes for future, quantify the positions and people available in future। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एचआर ऑडिट एक टेक्निक है, उसके ज़रिए क्या करते हैं कि तमाम एम्प्लॉयज़ जो आपके पास अवेलेबल हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, उनके क्या स्किल्स लेवल हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिमांड क्रिएट होती है, कोई जॉब वैकेंसीज हैं जो वेकेंट होती हैं, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होता है कि इस जॉब को करने के लिए आपके पास कौन से वर्क फोर्स मौजूद है, कौन से एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, उनका स्किल्स लेवल क्या, एबिलिटीज़ क्या है। इसमें दो तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट। एचआर ऑडिट ऑफ नॉन मैनेजमेंट स्टाफ आर कॉल्ड स्किल एंड इन्वेंटरीज एंड दोज ऑफ मैनेजरियल स्टाफ इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन्वेंटरीज। जो नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं उनका जो एचआर ऑडिट होता है उसको स्किल एंड इन्वेंटरीज कहते हैं। इसी तरह जो मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए जो जॉब्स होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ की जब एचआर ऑडिट करते हैं तो हम उन्हें मैनेजमेंट इन्वेंटरीज कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि स्किल्स, एबिलिटीज़, उनकी तमाम जो है एज के बारे में, उनकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में एक डाटा मेंटेन किया जाता है। जो नॉन मैनेजमेंट स्टाफ होते हैं टेक्निकल, उनकी स्किल लेबर हो सकती है, उसके स्किल इन्वेंटरीज कर सकते हैं, और जो मैनेजमेंट स्टाफ होते हैं उसकी मैनेजमेंट इन्वेंटरीज कहते हैं उसके एचआर ऑडिट को। Skill inventories provide information about non-managers and used for making transfer and promotion decisions। तो डियर स्टूडेंट्स स्किल इन्वेंटरीज जो होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये नॉन मैनेजरियल पोस्ट के लिए होता है, और ये हेल्प आउट करता है कि फ्यूचर में किस एम्प्लॉय को किधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या कौन सा एम्प्लॉय इन फ्यूचर आफ्टर 3 और 4 ईयर्स वो है प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, या उसके पास वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल्स हैं जो फ्यूचर में हमें सप्लाई चाहिए होगी किसी जॉब के लिए, तो उसको फुलफिल कर सकता है। तो ये हेल्प आउट करता है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन डिसीजंस को करने में। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन स्किल इन्वेंटरीज। स्किल इन्वेंटरीज में 7 कैटेगरीज नॉर्मली होती हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वायर की उसमें मेंटेन की जाती है या रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। नंबर 1 पर्सनल डाटा, उनके एज के बारे में, जेंडर के बारे में, मैरिटल स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है रखी जाती है। स्किल्स लेवल, एजुकेशन लेवल उनका क्या है, प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस क्या है, किस किस्म की जॉब पे काम कर चुके हैं, उन्होंने किस किस्म की ट्रेनिंग ली हुई है। स्पेशल क्वालिफिकेशन है कि उनके पास क्या उसकी प्रोफेशनल बॉडीज़ की मेंबरशिप है, या उसके पास क्या स्पेशल स्किल्स हैं या अचीवमेंट्स हैं उसकी करियर में। नंबर 4 इज सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री। उसने फ्यूचर पास में कौन सी या एग्जिस्टिंग उसने कौन सी जॉब्स की हैं, कौन सी जॉब्स पे उसने काम किया है, और पास में और प्रेजेंट, और उसकी पे क्या है, पास में उसकी पे क्या थी और प्रेजेंट क्या पे है। कंपनी डेटा, इसी तरह कंपनी अपने लिए एक डाटा रखती है कि उसे देखती है कि उसके ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कौन से कब रिटायर हो रहे हैं, उनका सीनियरिटी लेवल क्या है। ये चीज़ें हेल्प आउट करनी है कि जब रिटायरमेंट होंगे तो उसके बाद उन्हें फिलअप करनी होती हैं पोजीशन जो रिटायरमेंट की वजह से वेकेंट होती हैं। तो उन्हें पता होता है कि ये इतना एक्सपीरियंस है इस एम्प्लॉय के पास जो एग्जिस्टिंग है, उसके पास ये स्किल्स है, तो वो हायर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी कर सकता है। तो वो हेल्प आउट करता है प्रमोशन डिसीजन करने में, इसी तरह ट्रांसफ़र डिसीजन करने में, इसी तरह सीनियरिटी मेंटेन करती है ऑर्गेनाइजेशन।
कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल कैपेसिटीज देखी जाती हैं, उसका अपना हेल्थ स्टेटस क्या है, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट पे उसका स्कोर्स क्या है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं, उसका आईक्यू क्या लेवल है, तो ये उसके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। और उसके बाद नंबर 7 इज़ कि उस एम्प्लॉयज़ की अपनी कोई प्रेफरेंसेस हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे उसने जॉब करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरे सिटी में लोग आते हैं जॉब करने के लिए, अगर उसके जो सिटी है जहाँ पे वो रहता है उसकी फैमिली रहती है, अगर वहाँ कंपनी का कोई ब्रांच है तो वो प्रेफरेंस दे सकता है मुझे अपने घर के पास जो ब्रांच है उधर भेजा जाए, तो उसकी प्रेफरेंसेस कलेक्ट की जाती हैं कि किस टाइप ऑफ जॉब के लिए वो अपने आप को सूटेबल समझता है या उसका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कोई है क्या है जी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए मेरे स्किल्स हैं सुपरवाइजरी, या कोई क्या है जो मैं टेक्निकल स्पेसिफिक जो ये टेक्निकल जॉब है इसके लिए मेरा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर के जैसे रिलेटेड कोई जॉब है उसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर में जब कोई जॉब वैकेंट होगी इसके रिलेटेड तो उस एम्प्लॉय को कंसीडर किया जाता है। इसी तरह जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे भी बात की उसकी प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं, तो उसकी बेसिस पे है ये हेल्प आउट करता है डिसीजन करने में कि ट्रांसफ़र और प्रमोशन डिसीजन करने में एम्प्लॉयज़ को। तो ये बेसिकली सप्लाई फोरकास्ट है कि डिमांड को मीट करने के लिए हमें फ्यूचर में क्या सप्लाई होगी वर्कफोर्स की। ये तो हो गई नॉन मैनेजरल पोस्ट के लिए, नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए, उसको हम कहते हैं स्किल इन्वेंटरीज। अब कुछ पोजीशंस होती हैं जो टॉप मैनेजमेंट की, मिडिल मैनेजमेंट की पोजीशंस होती हैं, जो मैनेजरियल जॉब्स होती हैं जैसे जनरल मैनेजर्स हैं, ये इस तरह की जॉब्स जो होती हैं उसके लिए जो डाटा रखा जाता है वो उसको मैनेजमेंट इन्वेंटरीज कहा जाता है। तो इसमें देखा जाता है मैनेजमेंट पोजीशन के लिए उसकी वर्क हिस्ट्री क्या है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया हुआ है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, किन लोकेशन पे उसने काम किया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ उसकी क्या है। उसके बाद देखा जाता है उसकी प्रमोशनल पोटेंशियल क्या है कि वो आया हायर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन केस ऑफ प्रमोशन वो अजीम कर सकता है। करियर गोल्स क्या है, उसके एम्बिशंस क्या है, उसका अपना पर्सनल डाटा रखा जाता है एज जेंडर के बारे में, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय सुपरवाइज की मैनेजमेंट पोजीशन के लिए मैनेजर को सुपरवाइज करना होता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें देखा जाता है कि उससे पहले उसने कितने लोगों को सुपरवाइज किया हुआ है, उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या था, कितने बड़े डिपार्टमेंट को वो हैंडल कर सकता है। इसी तरह देखा जाता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे उसने काम किया हुआ है कि फ्यूचर में कोई पोजीशन आती है टॉप मैनेजमेंट के लिए, तो देखा जाता है कि अगर उसने प्रीवियसली कितने बजट का जो प्रोजेक्ट है उसने डिलीवर किया हुआ है, जिसमें देखा जाता है कि क्या फाइनेंशियल उसकी थी बजट प्रोजेक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंगली हेल्प आउट करता है कि इन केस अगर कोई ये जॉब वेकेंट होती है तो प्रमोशन करते हुए ये हेल्प आउट करता है। तो उसके और इसी तरह प्रीवियस मैनेजमेंट ड्यूटीज़ उसने कौन कौन सी परफॉर्म की है, किस किस मैनेजमेंट पोजीशंस पे उसने काम किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो चीज़ें, एक नॉन मैनेजरल पोस्ट के लिए वो स्किल इन्वेंटरीज है, और जो मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो मैनेजमेंट इन्वेंटरीज कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ें होती हैं, मगर इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट इन्वेंटरीज में, जैसे उसकी जो है स्ट्रेंथ वीकनेसेस, क्योंकि ये मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए उसे सुपरवाइज करना होता है एम्प्लॉयज़ को, उसकी डिसीजन मेकिंग उसने करनी होती है, तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं देखी जाती हैं। इसी तरह उसने प्रोजेक्ट को जो है लीड करना होता है, प्रोजेक्ट को हैंडल करना होता है, तो देखा जाता है कितने प्रीवियसली उसने प्रोजेक्ट पे कितने $1 मिलियन का या कितने मिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट उसने हैंडल किया हुआ है, तो इन फ्यूचर वो हेल्प आउट करता है किसी को भी कोई जॉब ड्यूटीज़ असाइन करने में। डियर स्टूडेंट्स, टेक्निक्स जनरली यूज फॉर फोरकास्ट इंटरनल सप्लाई। अब इंटरनल सप्लाई के लिए डियर स्टूडेंट्स जो है वो फोरकास्ट टेक्निक जो है वो है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इसमें क्या है, करंट पर्सनल लेवल देखा जाता है माइनस आउटफ्लोज प्लस आउटफ्लोज, वो आपको बताता है इज इक्वल टू इंटरनल सप्लाई। इसके बाद है टर्नओवर रेट। टर्नओवर क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग 1 ईयर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। तो टर्नओवर है कि कितने एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको छोड़ के जाएंगे। कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एब्सेंटिज्म, असेसमेंट ऑफ चेंज इन वर्क कंडीशंस सच एज नॉर्मल वीकली आवर्स, रिटायरमेंट पॉलिसी, ओवरटाइम पॉलिसी, हॉलीडेज, पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट,
पार्ट टाइम वर्कर्स एंड शिफ्ट प्रोवाइड फेयर असेसमेंट ऑफ इंटरनल सप्लाई। इसी तरह जो वर्क कंडीशंस हैं, एब्सेंट रेट है, वो भी हेल्प आउट करता है असेस करने में कि फ्यूचर में हमें इंटरनल साइड से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से क्या सप्लाई होगी। इसमें है वर्किंग आवर्स क्या है वीकली, रिटायरमेंट पॉलिसी कंपनी की क्या है, ओवर टाइम पॉलिसी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है उन्हें कितनी लेबर चाहिए होगी, हॉलीडेज कितनी आ रही हैं, पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट है कि पार्ट टाइम वर्कर्स लेने हैं या परमानेंट वर्कर्स लेने हैं, एंड शिफ्ट्स क्या होंगी। ये फेयर असेसमेंट देती है इंटरनल सप्लाई को फोरकास्ट करने में। एब्सेंटिज्म क्या है, व्हेन पर्सन सपोज टू वर्क बट डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। एब्सेंटिज्म इज नंबर ऑफ पर्सन्स minus day lost divided by average number of persons into number of working days into 100। तो एब्सेंटिज्म रेट को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। एब्सेंटिज्म ये कि जब किसी को सपोज किया जाए उसने वर्क पे आना है मगर वो नहीं आता ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कोई पर्सनल रीजंस हो सकती हैं या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो ना आए, तो इसे एब्सेंटिज्म कहते हैं। प्रोडक्टिविटी लेवल, change in productivity level affect the number of workers required for per unit production। These students with the passage of time एक routine task करते हुए with the experience कि जो एम्प्लॉय का है वो प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करता है। डेफिनेटली जब वो ये काम रूटीन से करता है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं, एवरेज सेल्स पर पर्सन इज 50,000 यूनिट इन अ ईयर। हम कहते हैं कि एवरेज सेल्स जो है पर पर्सन की वो 50,000 यूनिट इन अ ईयर है, कि 50,000 यूनिट जो है एवरेज जो है पर पर्सन जो है सेल्स करता है। द प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज एट 10% पर ईयर विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द गेन ऑफ एक्सपीरियंस। उसकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, उसकी एक्सपर्टीज बढ़ रही है तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर रहा है, वो इस केस में 10% है। नेक्स्ट ईयर वी आर एस्टिमेटिंग सेल्स टारगेट ऑफ 5 लाख यूनिट्स। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें 1 लाख यूनिट की सेल हमारी होगी। वी नीड 91 एम्प्लॉयज नेक्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ 100 सिंस द पर पर्सन प्रोडक्टिविटी फॉर नेक्स्ट ईयर इज 55,000। अब देखें इस केस में अगर हम प्रोडक्टिविटी को ना देखें, 50,000 एम्प्लॉयज 50,000 सेल्स जो है यूनिट जो है वो एवरेज जो है सेल्स पर्सन जो है साल में करता है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एवरेज जो है सेल्स है, एस्टिमेटिंग सेल टारगेट उन्होंने सेट किया है वो 5 लाख यूनिट है। तो अगर उस केस में अगर प्रोडक्टिविटी को टेक इनटू अकाउंट ना किया जाए तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए होंगे कितने, मगर हमने देखा है कि इसमें प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज किया है। तो इस केस में तो हमें देखते हैं कि 100 एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, 50,000 पर यूनिट पर पर्सन सेल्स हैं साल में, 5 लाख यूनिट हम एस्टिमेट कर रहे हैं सेल्स टारगेट होगा हमारा। तो सिंपल 50,000 इंटू 100, तो हम कह सकते हैं कि हमें 100 एम्प्लॉयज चाहिए होंगे टू अचीव द सेल्स टारगेट ऑफ 5 लाख यूनिट। मगर जब हम प्रोडक्शन को ले आते हैं कि प्रोडक्टिविटी को ले आते हैं कि 10% इंक्रीज करेंगे, मींस एम्प्लॉय ऑफ 50,000 एवरेज सेल पर ईयर नहीं कर रहा, अब वो 55,000 पर ईयर सेल कर रहा है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एक्सपीरियंस वो बड़ा है। तो अब 100 के बजाय हमें एम्प्लॉयज कितने चाहिए होंगे, 91। सेल्स वॉल्यूम वही हमारा 5 लाख यूनिट, अगर प्रोडक्टिविटी को टेक इनटू अकाउंट ना करें तो मींस 100 हमें एम्प्लॉयज चाहिए होंगे टू सेल 5 लाख यूनिट, मगर प्रोडक्टिविटी 10% है। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर जो है 55,000 जो है सेल्स करेगा पर पर्सन। 55,000 यूनिट पर ईयर सेल करने का मतलब है अब हमें 100 के बजाय 91 एम्प्लॉयज चाहिए होंगे नेक्स्ट ईयर टू अचीव द सेल्स टारगेट ऑफ 5 लाख यूनिट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्टिविटी लेवल को देखते हुए हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमें क्या सप्लाई चाहिए होगी फ्यूचर में टू अचीव सर्टेन सेल्स वॉल्यूम। मूवमेंट अमंग जॉब्स, अच्छा कुछ जॉब्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स जो वो प्रोवाइड कर सकती हैं किसी और जॉब्स के लिए वर्कर को। फॉर एग्जांपल स्टेनोग्राफर है, वो मे बी फिट फॉर दी सेक्रेटरी। अब स्टेनोग्राफर की पोजीशन, अब ये जो दो डिफरेंट पोजीशन है, एक सेक्रेटरी की पोजीशन है जो
और एक है स्टेनोग्राफर है हमारे पास। तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ जॉब्स की वो जो एम्प्लॉयज हैं वो एक एज ए सप्लाई फॉर अदर जॉब्स के लिए, जैसे स्टेनोग्राफर है, कोई सेक्रेटरी की जॉब वैकेंट हो रही है इन फ्यूचर, तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेनोग्राफर जो है ये फिल अप कर सकता है सेक्रेटरी की पोस्ट को। तो सम जॉब्स प्रोवाइड सप्लाई फॉर अदर जॉब्स सच एज स्टेनोग्राफर मे बी फिट फॉर पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी। तो मूवमेंट अमंग जॉब्स ये भी एक सप्लाई है वर्कफोर्स की एस्टिमेट करने की। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने प्रीवियसली फार्मूला देखा, अब हम इसको एक देखते हैं कि इंटरनल सप्लाई जो होती है उसको कैसे फोरकास्ट किया जाता है थ्रू एग्जांपल। एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल सप्लाई ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। फॉर एग्जांपल जो है हम सपोज करते हैं नादरा है और उनको कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए, फ्यूचर में वो देखना चाह रहे हैं उनके पास क्या सप्लाई होगी कंप्यूटर प्रोग्रामर की। सोर्सेज ऑफ इनफ्लो पहले इसमें देखना है। हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ इनफ्लोस कौन से हो सकते हैं। इनफ्लोस कि उस जॉब के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो है इनफ्लो क्या है, ट्रांसफ़र। नंबर ऑफ पीपल 12। प्रमोशन अब कुछ होंगे असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 जो है वो प्रमोट होके कंप्यूटर प्रोग्रामर को की जॉब पे जाएंगे, प्रमोट होंगे, हायर लेवल पे जाएंगे। तो असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो प्रमोट होंगे 10 हैं, प्रमोशंस की वजह से हमें अवेलेबिलिटी ऑफ या हम कह सकते हैं वर्कफोर्स या सोर्सेज ऑफ इनफ्लो है। तो थ्रू ट्रांसफ़र किसी और लोकेशन से कंप्यूटर प्रोग्रामर, फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर के फोरकास्ट की हमने कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्या सप्लाई होगी, 12 किसी और एरिया से ट्रांसफ़र होंगे या किसी और डिपार्टमेंट से, और थ्रू प्रमोशंस होंगे 10। तो टोटल इनफ्लो जो होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब के लिए वो 22 है। इसी तरह हमारे पास करंट पर्सनल लेवल है वो 250 है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ लेवल है कंप्यूटर प्रोग्रामर का वो 250 है। सोर्सेज ऑफ आउटफ्लो क्या हो सकते हैं, अब हमने देखना है कि ये तो इनफ्लो आ गया थ्रू प्रमोशन और ट्रांसफ़र हमें कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब के लिए। हम फॉर एग्जांपल अगर सिंपल केस लें कि नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22 इनफ्लो आएगा, जिसमें 12 ट्रांसफ़र के थ्रू आएगा और 10 प्रमोशंस के थ्रू आएगा। और करंट पर्सनल लेवल हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग स्टाफ लेवल क्या है, 250 है कंप्यूटर प्रोग्रामर का। अब हम देखते हैं कि इनमें से कुछ लोग जॉब छोड़ के भी तो जाएंगे। जो आउटफ्लो होगा हमारा, सोर्सेज ऑफ आउटफ्लो क्या है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेजिग्नेशंस आएंगे कि कुछ लोग होंगे ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस, किसी को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं तो वो रिजाइन कर जाएंगे, किसी की कोई और वजह होगी रिजाइन कर जाएंगे। तो हमें एक प्लान करते हुए एस्टिमेट करते हैं कि 13 पीपल विल रिजाइन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, 13 कंप्यूटर प्रोग्रामर विल रिजाइन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम डिस्चार्जेस देखते हैं कि जो 2 जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर उनको किसी और डिसिप्लिनरी एक्शन या किसी वजह से ले ऑफ कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। डिमोशंस के कुछ जो हैं जो इतने जो एग्जिस्टिंग हमारा स्टाफ है 250 एम्प्लॉयज़ का कंप्यूटर प्रोग्रामर का, उनमें से 4 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो हैं डिमोट कर दिए जाएंगे, लोअर पोजीशन पे भेज दिए जाएंगे। तो ये आउटफ्लो होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब से। इसके बाद 10 एम्प्लॉयज़ है, हमने जब ऑर्गेनाइजेशन ने सीनियरिटी मेंटेन किए तो उन्हें पता है कि 10 एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट सुपरनेशन एज आ रही है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर 10 एम्प्लॉयज़ ने रिटायर हो जाना है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने, तो ये आउटफ्लो हो गया। फिर हमने देखते हैं कि 10 जो 250 में से 13 जो है वो नेक्स्ट ईयर प्रोमोट होके सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर की फॉर एग्जांपल जॉब पे चले जाएंगे। तो ये जो है आउटफ्लो है, प्रमोशन की वजह से 13 जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जॉब वैकेंट हो जाएंगी। तो टोटल फ्लो क्या होगा, 42। सिंपल आउटफ्लो जो किसी और जॉब से थ्रू ट्रांसफ़र या प्रमोशन के जरिए हमें इस कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स होगी, वो हमने एस्टिमेट की नेक्स्ट ईयर 22। करंट पर्सनल लेवल 250 है, उसी को हमने देखते हुए आउटफ्लो देखा, एस्टिमेशन की, हमने देखा रेजिग्नेशन 13 कर रहे हैं, डिस्चार्ज 2 हैं, डिमोशंस जो लोअर मैनेजमेंट पोजीशन पे डिमोट कर दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इशू वो 4 हैं, जो 10 है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज आ रही है, और 13 जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर वो प्रमोट होकर सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर हो जाएंगे। तो आउटफ्लो हो गया 42। तो अब हम देखें हमारे पास कितना फ्यूचर में अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई होगी। 250 तो हमारा करंट स्टाफ है, उसको हमने आउटफ्लो को माइनस कर देना उनमें से, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं अब इस जॉब पे नहीं छोड़ के चले गए हैं या प्रमोट हो गए हैं, तो वो 42 है इनफ्लो। तो
उसको माइनस करना है। फिर जो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई होगी वर्कफोर्स की, वो जो इनफ्लो होगा वो है 22, इसको ऐड कर देना है। तो हमें पता होगा कि फ्यूचर में हमारी जो होगी 230 हमारा जो होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो है स्टाफ लेवल होगा, या ये सप्लाई होगी हमारे पास फ्यूचर में। तो इसको देखते हुए अगर हमने 250 का जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको अगर फॉर एग्जांपल मेंटेन रखना है, तो हमें 20 बंदों को कहीं से हायर करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस हेल्प यू टू एस्टिमेट कि हमारे पास क्या डिमांड होगी, क्या इनफ्लो होगा, क्या आउटफ्लो होगा, तो हमें क्या फ्यूचर में होगा। तो ये प्रिवेंट करता है शॉर्टेजेस को। अब इस केस में देखें तो हमने 250 हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जिसमें हमने माइनस किया जो आउटफ्लो हो गया, प्लस 22 किया, हमने एक्सपेक्ट किया था प्रमोशन और ट्रांसफर के जरिए जो इनफ्लो आएगा। तो हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 230 जो है पोजीशंस होंगी जिस पे जॉब कर रहे होंगे एम्प्लॉयज, और 20 पोस्ट जो होंगी वैकेंट होंगी। तो अगर वेल इन टाइम किया हो तो हमें पता होगा, हमें फिर वो हम उसके लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं टू प्रिवेंट शॉर्टेजेस। तो ये डियर स्टूडेंट, ये इस एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल सप्लाई ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर कि इंटरनल सप्लाई को कैसे एस्टिमेट किया जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हुए। डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमने बात की इंटरनल सोर्सेज की कि इंटरनल सोर्सेज इनफ्लो आउटफ्लो को देखते हुए, प्रमोशन ट्रांसफर को देखते हुए हमने, मगर अब एक्सटर्नल सोर्सेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमेशा ये नहीं किया जाता कि ऑर्गेनाइजेशन जो है थ्रू प्रमोशन ही जॉब वैकेंसीज को फिल करे, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज से जो हायरिंग की जाती है उसके अपने बेनिफिट हैं और कई रीज़न हैं। means new blood and new experience will be available. One of the main reason is that जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से हायर करते हैं तो आपको न्यू ब्लड, न्यू एक्सपीरियंस, नए क्वालिफाइड लोग अवेलेबल होते हैं मार्केट से, आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिप्लेनिश लॉस पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नए लोग आएंगे, नए कल्चर के लोग आएंगे, नए बैकग्राउंड के, एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग आएंगे, नए एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग आएंगे। तो ये डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है हेल्प आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में और डाइवर्सिफिकेशन करने में। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि एचआर डिमांड फोरकास्ट की और उसके बाद हमने सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को देखा, और उसके बाद हमने अब एचआर प्रोग्रामिंग को देखना है। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में जैसे देखा कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज भी होती हैं और इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी वजह से आपको न्यू ब्लड और एक्सपीरियंस अवेलेबल होता है, नए क्वालिफाइड लोग होते हैं अवेलेबल, नए आइडिया के साथ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इस तरह आप डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स मैनेज कर सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स को जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई करते हैं। सिर्फ इंटरनल सोर्सेज पे कंपनी सिर्फ रिलाई नहीं करती हैं कि प्रमोशन के जरिए इंटरनली को जो वर्क फोर्स है उसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेज पे भी ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए ताकि हमारे पास मिक्स ऑफ जो है स्टाफ होना चाहिए जिसमें यंग ओल्ड पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हों। तो ये हेल्प आउट करता है डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स मैनेज करने में और ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफाइड जो है उसको वर्कफोर्स को इनकरेज करने में, जो हेल्प आउट करता है अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में। आफ्टर फोरकास्टिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के फोरकास्ट होगी। द टू मस्ट बी रिकॉन्साइल्ड और बैलेंस इन ऑर्डर टू फिल वैकेंसीज बाय द राइट पीपल एट द राइट टाइम। अब बात आती है कि सप्लाई और डिमांड की फोरकास्ट हमने की, अब इन दोनों को मैच करना है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि 230 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हमारे पास होंगे फ्यूचर में और 250 हमारा करंट लेवल है, स्टाफिंग लेवल है। तो उसके बाद हमने एक एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी बनानी होती है टू बैलेंस आउट किस आप अपने जो है एप्रोप्रिएट स्टाफ मिक्स को रिटेन रख सकें या डिज़ायर लेवल को मेंटेन रख सकें। तो ये हेल्प आउट करता है फिल वैकेंसीज बाय राइट पीपल एट द राइट टाइम, राइट टाइम पे जब उनकी ज़रूरत है उनको राइट टाइप ऑफ पीपल्स, राइट विद द राइट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आप उनको हायर कर सकें। एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें क्या करते हैं जो एचआर प्लान्स होते हैं जो बनाए हैं डिमांड फोरकास्ट सप्लाई की है सबको, जिसको एक्शंस में इम्प्लीमेंट किया जाता है।
इसके ये क्या है, बेसिकली अ सीरीज ऑफ एक्शंस आर टेकन एज HR प्लान इम्प्लीमेंटेशन such as recruitment, promotion, placement, training and development, retention plan, downsizing plan and succession plan. HR प्रोग्राम, HR प्लान इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद HR प्लान इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, HR प्लान को एक्चुअली थ्रू एक्टिविटीज़ या एक्शंस इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जैसे हमने देखा कि हमें HR प्लानिंग का पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली हम एक स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं HR की। तो उसमें हम कुछ एक्शन लेते हैं कि अपनी जो फ्यूचर की नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड नीड्स हैं उसमें क्या कर सकते हैं, अगर शॉर्टेजेस हैं तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करके फिल करेंगे वैकेंसी। इसी तरह हम फ्यूचर में देख रहे हैं कहीं पे शॉर्टेजेस हैं तो प्लेसमेंट करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने में हेल्प आउट करता है कि हमें पता है कि ये एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैनेजमेंट इन्वेंटरीज, स्किल इन्वेंटरीज देखा कि इसके क्या सीनियरिटी है या इसमें तो, और इसने फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं कि एंटिसिपेट करें इसकी प्रमोशन आएगी तो इसने किस किस्म की, किस नेचर ऑफ जॉब को करना है, कि इसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होंगी आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आफ्टर प्रमोशन। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे अभी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि ये मैनेजमेंट इन्वेंटरीज आपने फॉर एग्जांपल की हुई है, आपको पता है कि ये एम्प्लॉय 3 ईयर्स के बाद इसकी प्रमोशन जो है आ रही है, ड्यू हो रही है और इसने हायर पोजीशन पे जाना है, तो उस पोजीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप वेल इन टाइम उसको उस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसी तरह आप जो है आउटफ्लो को मिनिमाइज़ करने के लिए रिटेंशन प्लान बना सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से एब्सेंट रेट, टर्नओवर रेट, रेजिग्नेशंस और ये इश्यूज ना हो आपको, तो आउटफ्लो कम से कम हो, क्योंकि इन केस ऑफ आउटफ्लो आपको शॉर्टेजेस हो सकती हैं, तो आप रिटेंशन प्लान बना सकते हैं। इसी तरह कुछ आप देखते हैं कि फ्यूचर में आपको नीड इतनी नहीं है सप्लाई की, वर्कफोर्स की, आपको डिमांड नहीं है वर्कफोर्स की, तो आपको सरप्लस फेस करना पड़ा है। फॉर एग्जांपल आपको पता है 2 या 3 साल के बाद अगर आपके जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस जो है डिक्लाइन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक डाउन साइजिंग प्लान वेल इन टाइम इन प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह सक्सेशन प्लान भी हैं जो आप जो वेल इन टाइम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक HR इनिशिएटिव्स, जो स्ट्रैटेजीज हैं शॉर्टेजेस मैनेज करने के लिए और वर्कफोर्स सरप्लस मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में वर्कफोर्स शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम है, वो एंटिसिपेट करें कि हमें वर्कफोर्स डिमांड होगी हमारी, तो जैसे कि हमने फोरकास्ट टेक्निक्स देखी उसकी बेसिस पर हमने देखा कि वो एक एस्टिमेट करते हैं कि हमारी ये इतने वर्कफोर्स डिमांड होगी बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन लेवल और जो भी है सेल्स वॉल्यूम देख के। अब शॉर्टेजेस के केस में क्या HR इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं कि प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। डेफिनेटली नंबर 1 इज रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। आपको पता है वर्कफोर्स डिमांड चाहिए होगी, आप उसके लिए रिक्रूटमेंट करेंगे टू मीट मैनेजिंग शॉर्टेजेस। ऑफर इंसेंटिव टू पोस्टपोन रिटायरमेंट। उसके बाद आप फील करते हैं कि आपकी जो है आउटफ्लो हो रहा है, आपको वर्कफोर्स डिमांड चाहिए होगी, तो आप एक इंकरेज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ को कि वो अपने जो रिटायरमेंट है वो उसको पोस्टपोन करें, उन्हें इंसेंटिव देते हैं कि वो आपके पास रिटेन रहें। रीहायर रिटायरी पार्ट टाइम स्टाफ। इसी तरह आप समझते हैं कि साल में या 2 साल बाद हमारे जो है स्टाफिंग नीड्स होंगी या हमारे जो है वर्कफोर्स डिमांड ज़्यादा होगी, तो ये जो रिटायर एम्प्लॉयज़ होते हैं वन ऑफ द सोर्स है कि उधर से उन्हें रिकॉल कर लिया जाए, या ये कि पार्ट टाइम स्टाफ को आप रिकॉल कर लेते हैं और उनसे उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा देते हैं। अटेम्प्ट टू रिड्यूस टर्नओवर, इट्स ए वेरी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। आप फील करते हैं कि आपको वर्कफोर्स शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, आप उनको ऐसे देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके टर्नओवर की, क्यों जा रहे हैं, क्या मोटिवेटेड नहीं है वो, या उनको सैलरी के इश्यूज हैं। तो आप कोशिश करें, आइडेंटिफाई करें रूट कॉजेज के टर्नओवर कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को
एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो आपका मकसद होता है टर्नओवर को कम से कम करें, रीजंस आइडेंटिफाई करें टर्नओवर के क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आपका टर्नओवर जो है रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि टर्नओवर बेसिकली जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है कि आउटफ्लो हो रहा होता है, तो शॉर्टेजेस मैनेज करने के लिए टर्नओवर को रिड्यूस करना होता है ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्क करंट स्टाफ ओवर टाइम, इसी तरह जो करंट स्टाफ है उसकी जो है ओवर टाइम को मैनेज किया जाए, उसको इंक्रीज कर दिया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए कि एक्स्ट्रा आवर्स काम करें, उनके वर्किंग ओवर टाइम्स को बढ़ा दिया जाए। सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के वर्कफोर्स शॉर्टेजेस हैं फील कर रहे हैं, एस्टिमेट किया ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो ये कर सकते हैं कि अपना काम या प्रोडक्शन किसी को और कंपनी को दे सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू मीट देयर फ्यूचर डिमांड्स। हायर टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, इसी तरह अगर सीजनल कोई डिमांड है, जैसे कुछ चीज़ें कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी स्पेसिफिक जो है समर में जैसे उनकी डिमांड बहुत इंक्रीज़ कर जाती है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक प्लान हो आपके पास पहले ही पता हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ये कि टेम्परेरी पार्ट टाइम वर्कर्स जो हैं हायर कर लेते हैं, लेबर हायर कर लेते हैं टू मैनेज वर्कफोर्स शॉर्टेजेस। उसके बाद रीडिज़ाइन जॉब्स के बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ज़रिए आप जॉब को एफिशिएंट बनाएं, रीडिज़ाइन करें अपने वर्क प्रोसीजर्स को कि ताकि आपको सेम लेवल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कम एम्प्लॉयज़ चाहिए हो, तो अपने आपको प्रोसेसेस में चेंजेस करते हैं ताकि आप उनके अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाएं और ताकि आपकी वर्क फोर्स शॉर्टेजेस जो है मैनेज की जा सकें। दूसरा एस्पेक्ट है इनकेस सरप्लस है, ये जैसे नॉर्मली अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उनमें अब जो बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं गवर्नमेंट के उनमें सरप्लस हैं, उन्होंने हायरिंग की, उनके पास HR प्लानिंग नहीं थी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो हायरिंग करते गए। अब बहुत से ऐसे रिडंडेंट स्टाफ है, उनका काम कोई नहीं है मगर वो ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें हायर किया, परमानेंट जॉब्स हैं, तो उन्हें नॉर्मली सरप्लस फेस करना पड़ा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वर्कफोर्स सरप्लस, जितना काम नहीं है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर किए हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में होता है कुछ सीजनल डिमांड्स होती हैं या बिज़नेस किसी वजह से डिक्लाइन करता है, तो उसकी वजह से उनकी जो है सेल्स वॉल्यूम जो है कम हो सकता है, प्रोडक्शन लेवल कम हो सकता है, तो उस केस में भी जो उनका स्टाफ है वो सरप्लस हो सकता है। अगर सरप्लस एंटिसिपेट करें आप फ्यूचर में, तो एक ये कि फर्दर फ्यूचर हायरिंग नहीं करनी, फ्रीज दी हायरिंग, नो फ्यूचर फर्दर हायरिंग, आप हायरिंग बंद कर देते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं करते। डू नॉट रिप्लेस लिविंग स्टाफ, और जो एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर है आपका आउटफ्लो हो रहा है, उनको आप रिप्लेस नहीं करते थ्रू प्रमोशन, ट्रांसफ़र या न्यू रिक्रूटमेंट। रिड्यूस वर्क आवर्स, एक और स्ट्रैटेजी ये है कि आप वर्किंग आवर्स जो है रिड्यूस कर दें। लीव ऑफ एब्सेंस, उन्हें छुट्टी दे दें। अक्रॉस दी बोर्ड कट्स इन पे, इसी तरह ये बेसिकली होता है कि डिस्करेज किया जाए वर्कर्स को, डीमोटिवेट किया जाए, उनकी पे कट की जाए ताकि उन्हें इनकरेज किया जाए कि वो कहीं और जॉब ढूंढें। तो उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टाफ्स हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएं, ये रिडेंडेंट हैं। रिडेंडेंट मीन उनकी ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी पेज में कट करें, या ओवरऑल जो है जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब डाउन साइजिंग करने लगती हैं तो अक्रॉस द बोर्ड जो है पे कट करती हैं ताकि सैलरी इतनी जो है अट्रैक्टिव ना हो और एम्प्लॉयज़ कहीं और जॉब ढूंढें और छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को जाएं अच्छी जॉब के लिए। ले ऑफ, इसी तरह टेम्परेरी जो है एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया जाता है। इसी तरह है कि रिड्यूस आउटसोर्स वर्क, एक तो है कि शॉर्टेजेस हैं, वर्कफोर्स शॉर्टेजेस हैं, आपके पास लेबर इतनी नहीं है और डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट की, आपकी सेल्स ज़्यादा है, तो आप ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी और आउटसाइड कंपनी को अपना काम, अपनी प्रोडक्शन। अगर सरप्लस है, आपके पास स्टाफ मौजूद है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आउटसोर्स किया हुआ है वर्क उसको दोबारा आप खुद परफॉर्म करें ताकि आपके पास जो आइडल स्टाफ बैठा हुआ है उसको यूटिलाइज किया जाए, उसे काम पे लाएं। स्विच टू वेरिएबल पे प्लान, और इसी तरह डिफरेंट पे प्लान होने चाहिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये है डियर स्टूडेंट्स strategies for managing shortages and strategies for managing surplus. This is very important strategic and HR initiatives जो organization का ले सकती है to manage shortages and surplus.
HR प्लान इम्प्लीमेंटेशन में डियर स्टूडेंट्स है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट आफ्टर जॉब वैकेंसीज आर नॉन एफर्ट मस्ट बी मेड टू आइडेंटिफाई सोर्सेज सर्च फॉर सुटेबल कैंडिडेट। आपको पता है कि जॉब वैकेंसीज ये वैकेंट होंगी, ये हमारे वर्कफोर्स चाहिए होगी, तो उसके लिए वेल इन टाइम आप आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी सोर्सेज से आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट की क्या है, और फिर आप सुटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करें, स्पॉट आउट करें और उसको रिक्रूट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The selection program should be professionally designated and special care must be taken to ensure compliance with policies and government. इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोग्राम होता है वो इस तरह होना चाहिए कि उसमें लीगल कंप्लायंस भी हो, सोशल कंप्लायंस भी हो, मॉरल कंप्लायंस भी हो, और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को देख कर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जाए। इसी तरह गवर्नमेंट के रेगुलेशन हैं, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन हैं, उनको देख के की जाए। Hiring new employees would be unwise if there is likelihood of the demand picking quickly and then return to a lower. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड में डिस्कस किया कि जो है वर्कफोर्स शॉर्टेजेस को और वर्कफोर्स सरप्लस को कैसे मैनेज करना है। हमने देखा कि कुछ है सीजनल डिमांड होती हैं, तो उसके लिए अनवाइज होगा डेफिनेटली कि आप एम्प्लॉय को आउटसाइड सोर्सेज से हायर करें, न्यू एम्प्लॉयज को हायर करें, क्योंकि बाद में वो आपकी लायबिलिटी भी बन जाते हैं। टेम्परेरी भी हो तो आपने पे करना है उनको, उनके आपको बेनिफिट्स देने हैं, उनकी सैलरी देने। तो आप अपने डिमांड को देखते हुए आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी करंट स्टाफ को वर्किंग जो है उनके ओवर टाइम और इसमें इस तरह कोई शिफ्ट सिस्टम लेके आएँ ताकि उसी को मैनेज कर सकें आप। रादर कि एक आप देखते हैं 2 मंथ के लिए आपकी डिमांड इंक्रीज़ करेगी और वर्कफोर्स जिसकी वजह डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी जिसकी वजह से, तो उसके लिए अनवाइज है कि आप हायरिंग करना शुरू कर दें। तो ये है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ को इस तरह मैनेज करें, उनकी करंट वर्कफोर्स को मैनेज करें ताकि आपकी जो शॉर्ट डिमांड है उसको पूरा कर सकें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुड कवर द नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टिंग स्टाफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज personnel for conducting development program, frequency of training and development and budget allocation for such program. Dear student, HR plan implementation में एक जो एक्टिविटी है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी, इसमें देखना है कि आपने किन लोगों को ट्रेनिंग देनी है, आपके पास ट्रेनिंग बजट क्या है, किन एरियाज़ में ट्रेनिंग देनी है, क्या ट्रेनिंग लेवल होगा, किस किस्म के आपको स्किल सेट रिक्वायर हैं, उसके हिसाब से आपने देखना है कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं, पोटेंशियल इंडिविजुअल्स हैं जिनको आप प्रमोट करना है टू फुलफिल फ्यूचर जॉब वैकेंसीज, तो उसको अकॉर्डिंगली आप उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, और जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि वर्क जो है डिमांड्स चेंज हो रही हैं, देयर इज़ डायनेमिक वर्ल्ड, तो और इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने जैसे देखा कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया, डिफरेंट फोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं। तो आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी चेंज फ्यूचर में इस इंडिविजुअल की, या थ्रू प्रमोशन अगर उसने ऊपर जाना है तो उसको उस पोजीशन के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर होंगे, तो उसके आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि दे शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी और टू फुलफिल द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हायर पोजीशन in case of promotion. Retraining and redeployment, new skills are to be imparted to existing staff when technology changes. जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो न्यू स्किल्स देने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग स्टाफ को ये अपडेट करना चाहिए, उनका नॉलेज अपडेट करना चाहिए, स्किल्स अपडेट करने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें न्यू टेक्नोलॉजी को। व्हेन अ प्रोडक्ट लाइन इज डिसकंटिन्यूड, इट्स एम्प्लॉयज़ आर टू बी रीट्रेन्ड और रीडिप्लॉयड टू अदर वेयर दे कुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड। अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल सेवरल प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है और एक प्रोडक्ट है वो उसकी जो है फ्यूचर में वो समझ रही है डिमांड नहीं होगी या वो प्रोडक्ट वो बंद करना चाह रहे हैं, तो ये कि उस जो डिपार्टमेंट या उस प्रोडक्ट पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उन्हें किसी और जगह गेनफुली यूज़ किया जाए, ये एक होना चाहिए। ये नहीं कि रादर आप निकाल लें किसी और जगह, अगर उनकी डिमांड है बढ़ रही है, आप फील करें कि किसी और प्रोडक्ट या किसी और डिपार्टमेंट में आपको वर्क फोर्स चाहिए होगी, तो आपका जो करंट स्टाफ है जो उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, जो फ्यूचर में
फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं आप, तो आप ये कर सकते हैं कि उसके जो एम्प्लॉयज़ को है रिट्रेन करें किसी और प्रोडक्ट की जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें, और उसको रीडिप्लॉय करें टू टेक बेनिफिट ऑफ द के उनके बेनिफिट लें, उनको गेनफुली एम्प्लॉयड करें किसी और एरियाज़ में ऑर्गेनाइजेशन के। रिटेंशन प्लान कवर्स एक्शन विच वुड हेल्प रिड्यूस अवॉइडेबल सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसी तरह वर्कफोर्स शॉर्टेजेस को मेंटेन करने के लिए आप समझते हैं आउटफ्लो है तो होगा, उसकी वजह से वर्कफोर्स शॉर्टेजेस हैं, तो उसके लिए आपको इफेक्टिव जो है रिटेंशन प्लान बनाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन रिटेंशन प्लान इस वजह से बनाती हैं, वो चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ उनके साथ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टे करें। इंपॉर्टेंट एक्शन कैन बी डन, कंपनसेशन प्लान, इंक्रीजिंग पे लेवल, इम्प्रूविंग पे स्ट्रक्चर। डेफिनेटली आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर सैलरी, उनकी कंपनसेशन बढ़ाएं, उन्हें बेनिफिट दें ताकि आपके साथ काम करें। परफॉर्मेंस अप्रेजल, असेस परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली असेसमेंट उनकी करें और उसकी बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड करें। एम्प्लॉयज़ लिविंग इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर प्रोवाइड बेटर करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। इसी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को आप डिस्करेज करें कि बाहर जाएं, रादर आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो आपको छोड़ के ना जाएं, जिसकी वजह से आपको वर्कफोर्स शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एम्प्लॉयज़ लीविंग बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ऐसा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है सुपरवाइजर या सबऑर्डिनेट के दरमियान, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं। तो आप कोशिश करें, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें। ये ना हो कि एक्सट्रीम लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चला जाए और एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएं। तो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, इंडक्शन क्राइसिस, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं, वो ये वजह होती है कि उनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो अच्छा नहीं होता, कि राइट पीपल जो होता है राइट जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ होता। जब वो राइट जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया हुआ होता है, इसमें उसके पास वो कॉम्पिटेंसीज, वो स्किल लेवल, वो साइकोलॉजिकल लेवल, वो इमोशनल स्टेबिलिटी उसके पास नहीं होती जो ऑर्गेनाइजेशन को उस जॉब के लिए उस इंडिविजुअल से चाहिए होती है। जब इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ मैच नहीं कर रही होती जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अल्टीमेटली वो डिसहार्ट होता है, डीमोटिवेट होता है, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन को आप सेलेक्ट करें। अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब ड्यूटीज़ हैं, उससे इंडिविजुअल की जो स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं मैच कर रही हैं, तो सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। अगर सक्सेस रेट ज़्यादा होगा मीन कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा क्योंकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, वो डीमोटिवेट नहीं होगा। और इसी तरह कंपनसेशन, पे स्ट्रक्चर अच्छा हो आपकी जॉब का, तो कोई रीज़न नहीं होता कि और करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों कि इंडिविजुअल आपको छोड़ के जाएँ। तो अगर इंडक्शन क्राइसिस कि अगर गलत सिलेक्शन हो तो डेफिनेटली चांस है कि इंडिविजुअल उस जॉब को या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस वर्कफोर्स शॉर्टेजेस। अब बात की हमने शॉर्टेजेस की कि क्या है, तो अब हम इसके इस स्लाइड में बात करेंगे डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग कब की जाती है? जब सरप्लस हो जाए, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन में और इतना काम ना हो, रिडंडेंट स्टाफ हो, तो ये क्या कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन? डाउन साइजिंग कर सकती हैं। तो डाउन साइजिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल को और एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाए, या उनको थोड़ा उनको ऐसे उनकी जो पे स्ट्रक्चर हैं या पे कट्स कर दी जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए। डाउन साइजिंग प्लान जो होती हैं, इसका मकसद होता है वर्क फोर्स स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस किया जाए, वर्क फोर्स को कम किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए अच्छे सक्सेसफुल डाउन साइजिंग प्लान के लिए? हु इज टू बी मेड रिडंडेंट एंड वेयर एंड व्हेन। आइडेंटिफाई करें कौन सा एम्प्लॉय या इंडिविजुअल जो है ये फ्यूचर में रिडंडेंट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। प्लान फॉर रीडेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और रीट्रेनिंग, उनको जो है रीडिप्लॉयमेंट या रीट्रेनिंग करें। स्टेप्स टू बी टेकन टू हेल्प रिडंडेंट एम्प्लॉयज टू फाइंड न्यू जॉब। इसी तरह जो रिडंडेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको आप समझते हैं, फील करते हैं कि ये सरप्लस है, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको हेल्प आउट करें कि वो कहीं उनको जॉब सर्च में हेल्प आउट करें, उनको काउंसलिंग दें, उनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो किसी और जगह पे जॉब ढूंढें और उनको उनकी प्लेसमेंट में उनको हेल्प करें नई जगह पे। पॉलिसी फॉर डिक्लेयरिंग एंड मेकिंग रिडंडेंसी प्लान,
पॉलिसी फॉर डिक्लेयरिंग एंड मेकिंग रिडंडेंसी पेमेंट्स। अब ये है कि रिडंडेंट एम्प्लॉय आपने आइडेंटिफाई कर ली है, तो आप ये करें कि उनकी पेमेंट जो है पे कट्स करें, सैलरी कट करें, प्रोग्राम फॉर कंसल्टिंग विद यूनियन स्टाफ एसोसिएशन एंड इन्फॉर्मिंग दोज इफेक्टिव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कमिंग स्लाइड्स में भी कि जो यूनियंस होते हैं इन केस ऑफ डाउन साइजिंग, जब एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है ऑर्गेनाइजेशन से तो उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस क्यों आती है? क्योंकि वो यूनियन जो होती है कलेक्टिव फोरम होता है जो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो यूनियन की तरफ से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आने की वजह से जो डाउन साइजिंग प्लान होते हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते। जैसे कि पीटी में आपने देखा होगा, पाकिस्तान पीटी सेल में, उसमें यह है कि जब प्राइवेटाइज किया और उन्होंने ऐलान किया नई मैनेजमेंट ने कि हम जो है सरप्लस हैं इस वक्त एम्प्लॉयज़ का, तो हम इनको ले ऑफ करेंगे, तो यूनियंस ने स्ट्राइक की। इसी तरह और बहुत सी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ यूनियंस हैं वो स्ट्राइक पे चली जाती हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ ना करें। तो डाउन साइजिंग प्लान है, करना है आपने, इम्प्लीमेंट करना है, आप समझते हैं सरप्लस है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनियन और स्टाफ से बात करें और बताएं क्यों ज़रूरी है, क्या वजह हम जो है स्टाफ को ले ऑफ कर रहे हैं कि वी आर अनएबल टू पे देम सैलरीज, और क्या क्या रीजंस हैं और हम क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं इन केस ऑफ डाउन साइजिंग रिडंडेंट एम्प्लॉयज़ को। तो ये इस तरह ये है कि अच्छे तरीके से नेगोशिएशन की हो यूनियन से तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस कम से कम आ सकती है। Dear students, now we discuss requisite for successful human resource planning. Dear students, हमने देखा कि HRP planning is a very important step in human resource management. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से पहले, तमाम फंक्शन से पहले एक HRP प्लानिंग होनी चाहिए। देखना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड क्या फोरकास्ट है, तो इसके बाद हमें देखना है कि क्या सक्सेसफुल HRP के लिए रिक्विजिट्स हैं। HRP मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। जिस तरह और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो इसी तरह जो कॉर्पोरेट प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी। बैकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट फॉर HRP इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। नो डाउट HRP की जो है, इसकी जो एक्सरसाइज है HRP की, टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि प्रॉपर HRP हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिमांड वर्कफोर्स डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट हो, जब भी एक अच्छा सक्सेसफुल HRP प्लान बनाया जा सकता है। HRP रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी सेंट्रलाइज, कि HR डिपार्टमेंट का काम हो सकता है कि वो उन्हें दे दिया जाए कि वो कोऑर्डिनेट करें डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उनसे इनपुट लें, उनकी बेसिस पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और फॉरकास्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए समराइज करें, एनालाइज करें और उस बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाएं। पर्सनल रिकॉर्ड मस्ट बी कंप्लीट अप टू डेट एंड अवेलेबल। इसी तरह जो HRP के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर एक रिकॉर्ड कीपिंग करनी चाहिए, पर्सनल रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे हमने मैनेजमेंट इन्वेंटरीज और स्किल इन्वेंटरीज की बात की। तो ये रिक्विजिट हैं डियर स्टूडेंट्स फॉर सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द टाइम हॉरिजन ऑफ प्लान मस्ट बी लॉन्ग अनफ टू परमिट एनी रेमेडियल एक्शन। इसी तरह जब प्लान बनाते हैं वो ना कि इतना शॉर्ट हो 6 मंथ का कि आप आइडेंटिफाई कर लें ये वर्कफोर्स शॉर्टेजेस हैं, ये सप्लाई हैं, मगर उनको मैनेज ही ना कर सकें, कोई एक्शंस ना ले सकें, प्लान इम्प्लीमेंट ना कर सकें, ना इतना लॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स के लिए आपने एस्टिमेट की हुई है फॉर वर्कफोर्स डिमांड एंड फॉर सप्लाई, तो ये एक इसमें एक्यूरेसी कम होगी, क्योंकि यू कैन नेवर प्रिडिक्ट एक्यूरेटली कि 20 ईयर्स के बाद क्या सिचुएशन होगी, आपकी क्या बिजनेस ग्रोथ होगी, क्या HR नीड्स होंगी। तो प्लान जो होता है HRP प्लान शुड बी इन रीजनेबल टाइम फ्रेम के लिए होना चाहिए, 3 ईयर्स 5 ईयर्स, नॉट टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग, ताकि आप रेमेडियल एक्शन भी ले सकें। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक्स एंड प्लान्स नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिवाइज्ड एंड इम्प्रूव। डियर स्टूडेंट, सप्लाई फोरकास्ट की, डिमांड फोरकास्ट की, इसके लिए आपको डाटा एनालिसिस करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो आपके जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर हैं, जो एनालिसिस टूल यूज़ कर रहे हैं टू इंटरप्रेट और फोरकास्ट दी वर्कफोर्स डिमांड एंड सप्लाई, वो ऐसे होने चाहिए अपडेटेड, जो है टेक्नोलॉजी का, टूल्स का यूज़ करें, प्रोग्राम्स का यूज़ करें, टेक्निक्स का यूज़ करें, ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन एस्टिमेशन हैं
टू सम एक्सटेंट जो है एक्यूरेट हो, नियर हो आपकी फ्यूचर जो डिमांड्स के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, now we summarize today lecture. This is very important topic we covered in this lecture, human resource planning. हमने देखा HRP प्लानिंग प्रोसेस क्या है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी, स्ट्रेटजी को देखते हुए प्रोग्राम, फिर प्लान और देखा इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हमने देखा वर्कफोर्स शॉर्टेजेस और वर्कफोर्स सरप्लस को कैसे मैनेज किया जाता है। फोरकास्टिंग टेक्निक्स हमने देखी, डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स क्या हैं, और लेबर सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक्स क्या हैं। इसके बाद हमने HR प्लान इम्प्लीमेंटेशन देखा, और इन केस ऑफ सरप्लस के ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग करती हैं तो हमने देखा डाउन साइजिंग प्लान में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या इश्यूज हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि डाउन साइजिंग में देखना चाहिए कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं रिडेंडेंट हैं। इसी तरह यूनियन से कंसल्ट किया जा सकता है, उन्हें निगोशिएट किया जा सकता है, उनके साथ उन्हें बताया जा सकता है रीजंस डाउन साइजिंग के। और इसी तरह हमने बात की रिक्विजिट फॉर HRP की, कि मैं HRP के लिए क्या इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स हैं। और मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग भी है डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो है मैनेजमेंट की जो पोजीशन के लिए जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए कौन लोग होंगे जो इन फ्यूचर उस टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे, और या उनको उस जॉब पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाएंगी। तो वो ये है कि उनको फॉर एग्जांपल CEO की पोस्ट है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट है, तो उनमें से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा जो टॉप मैनेजमेंट में से एम्प्लॉय है, इन केस ऑफ जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे जो जॉब वैकेंसी वेकेंट होगी उसको फिल करेगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग करती हैं कि कौन एम्प्लॉय इंडिविजुअल जो होगा उस टॉप मैनेजमेंट पोजीशन को फिलअप करेगा इन फ्यूचर। तो उसकी अकॉर्डिंगली उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसे डेवलप किया जाता है, उसे अभी से वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ओरिएंटेशन दी जाती है ताकि फ्यूचर में उस टॉप मैनेजमेंट पोजीशन को अच्छे अंदाज में काम कर सके, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर में हमने जो बात की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम फर्दर एक्शन जो हैं फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उन पे बात करेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।